It's time to learn physics. फिजिक्स पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। और हाँ, घर बैठे फिजिक्स सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Welcome back in the next lecture of electrostatics. Today we will discuss about the application of Gauss law. क्या पढ़ेंगे हम लोग? Application of Gauss law. प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हम लोगों ने गॉस लॉ के बारे में पढ़ लिया था कि गॉस लॉ क्या था, ठीक है। तो आपको बताया गया था गॉस लॉ क्या था। तो गॉस लॉ सबसे फर्स्ट पॉइंट था कि ये किसके लिए एप्लीकेबल था, ये क्लोज्ड सरफेस के लिए एप्लीकेबल था, ठीक है ना। नेक्स्ट बात था क्या कि डेफिनेशन क्या था, उसका डेफिनेशन बताया था आपको क्या कि अगर कोई भी क्लोज्ड बॉडी हो, कैसा बॉडी हो, क्लोज्ड बॉडी हो, तो क्लोज्ड बॉडी के अंदर कोई भी चार्ज रखा हुआ, क्या कोई इतना भी चार्ज रखा हुआ है, तो इस इंटरनल चार्ज मतलब इनक्लोज्ड चार्ज के कारण जो हमारे पास फ्लक्स आया था वो आया था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो गॉस साहब ने बताया अगर हम लोग फ्लक्स का मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें तो हमारे पास क्या आया था E डॉट ds, वो तो E ds cos थीटा। तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों क्या किए थे, हम लोग इक्वेट किए थे, क्या किए थे, इक्वेट। तो इन दोनों को जब हम इक्वेट किए तो हमारा फॉर्मूला आया था E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो था वो किसने दिया था, गॉस लॉ दिया, गॉस लॉ दिया था। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है, क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए। पर E डॉट ds ये किसी भी सरफेस के लिए एप्लीकेबल, चाहे वो सरफेस ओपन हो या क्लोज हो, से मतलब नहीं था, यानी E डॉट ds। तो अगर इन दोनों फॉर्मूला को इक्वल होना है तो अगर इसमें लिमिटेशन ये क्लोज सरफेस के लिए, तो इस फॉर्मूले को जो सभी के लिए एप्लीकेबल है इसको चेंज करना पड़ेगा, किसमें, क्लोज सरफेस के लिए करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको क्लोज सरफेस में कन्वर्ट करने के क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्लोज इंटीग्रेशन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन। तो इसलिए आपको इस फॉर्मूले में हमेशा क्लोज इंटीग्रेशन लगा हुआ दिखता है, क्योंकि ये हो गया आपका फॉर्मूला, दोनों को इक्वल हो गया, ये भी क्लोज सरफेस के लिए और ये भी क्लोज सरफेस के लिए। बात समझ में आ गई। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बन के आया E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस फॉर्मूले से हम किसी भी सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब कैसे, ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूले को गौर कीजिए। Q क्या है, इनक्लोज चार्ज, मतलब किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज मौजूद होगा, हमें उसका मैग्नीट्यूड पता है तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसका वैल्यू कौन सा आप जानते ही हैं, क्या है, ds मतलब सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया मतलब वैसा कोई भी बॉडी जिसका सरफेस एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे मैथमेटिक्स में उतना मतलब समझिए जहां के मैथमेटिक्स हमारा कैलकुलेट कर सकता किसी भी सरफेस के एरिया को, तो उस एरिया और इनक्लोज चार्ज को लेते हुए हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इसका मतलब गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन है इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सरफेस एरिया और चार्ज पता हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी कैलकुलेशन के दौरान जो फर्स्ट पॉइंट जो आज हम लोग पढ़ेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वो पढ़ेंगे स्फेरिकल सरफेस के लिए। तो आज हमारा स्टार्ट द टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। और ध्यान दीजिएगा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चाहे बोर्ड एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसका डेरिवेशन आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत से पूछ जाते हैं। बात समझ में आ रही है, इस चैप्टर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है वो गॉस लॉ का डेरिवेशन आता है। बात समझ में आ रही है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, और फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग स्फेरिकल सरफेस के लिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, फॉर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब नॉन कंडक्टिंग सरफेस स्फीयर के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेशन हम लोग देखेंगे किसके द्वारा, गॉस लॉ के द्वारा। बात समझ में आ रही है ना। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले बात करें नॉन कंडक्टिंग स्फीयर क्या होती है। तो अगर आपको आपने अगर लेक्चर देखा होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का, क्या आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का लेक्चर पर ध्यान दिया होगा, तो वहां हमने एक्सप्लेन किया था नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर। बात समझ में आ रही है। समझिएगा नॉन कंडक्टिंग किसको कहेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी स्फीयर रखा हुआ हो, क्या स्फीयर है और ये सॉलिड स्फीयर है ना, है ये कैसा है, इंसुलेटिंग बॉडी का बना हुआ हो, कैसा, इंसुलेटिंग बॉडी का, मतलब चार्ज हम जहां पर देंगे चार्ज क्या अपने ही पोजीशन पर रह जाएगा, यानी चार्ज कंडक्ट यहां से नहीं होगा, यानी ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या मौजूद होंगे, चार्ज मौजूद होगा। तो ध्यान दीजिएगा ये स्फीयर है जिसपे चार्ज हम दिए तो पूरे के पूरे वॉल्यूम में क्या हुआ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको बोलते हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं हम लोग, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे चार्ज जो है वो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ स्फीयर में क्या मौजूद है, चार्ज मौजूद है। तो इसको हम लोग बोलते थे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अगर हम इसी स्फीयर की बात करें, अगर ये एक स्फीयर चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज में मान लीजिए हम चार्ज, ये भी सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है, पर ये कैसा है, कंडक्टिंग है, मतलब मेटेलिक होगा कुछ ना कुछ।
ध्यान दीजिएगा, इस पे अगर हम चार्ज इंटरनल सरफेस पर देंगे तो सारा सारा चार्ज कहाँ चला जाता है, सरफेस पर चला जाता है। मतलब इनसाइड द स्फीयर चार्ज कितना होता है, 0 हो जाता है। मतलब सॉलिड स्फीयर है फिर भी इंटरनली चार्ज मौजूद नहीं होते हैं, सब का सब चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाता है, सरफेस पर शिफ्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टिंग स्फीयर। बात समझ में आ रही है? यानी अगर नॉन कंडक्टिंग हुआ तो ईच एंड एवरी पार्ट पे क्या होंगे, चार्ज मौजूद होंगे, और अगर ये कंडक्टिंग होगा तो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, क्या लेते हैं हम लोग, एक स्फीयर लेते हैं, ठीक है ना। क्या लेते हैं हम लोग, एक स्फीयर, जो कैसा स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मतलब, और सॉलिड, ये सॉलिड स्फीयर हो गया हमारे पास, हो गया। मान लीजिए इस पे टोटल चार्ज कितना रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा, टोटल चार्ज क्यू रखा हुआ है। अगर टोटल चार्ज क्यू रखा हुआ है तो क्या ये पूरे ईच एंड एवरी पार्ट पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। तो हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, प्लस चार्ज। क्या लिए हम लोग, प्लस चार्ज, जो पूरे होल बॉडी पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो फाइंड करना है इस पॉइंट, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये P पॉइंट सरफेस के क्या है, बाहर है, क्या है, सरफेस के बाहर। तो फर्स्ट डेरिवेशन जो हमारा जाएगा, A में पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर एट डिस्टेंस R, ठीक है। तो R डिस्टेंस पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, समझिएगा डेरिवेशन, यहाँ पे डेरिवेशन कुछ नहीं है, बस सिर्फ जो हम आपको पॉइंट बता रहे हैं उस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। सारा का सारा एप्लीकेशन आपको उसी पॉइंट पे कैलकुलेट होगा। बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या, कि आखिर इसमें करना क्या है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है, आप सबसे पहले ये चेक कीजिए कि सरफेस क्लोज है या नहीं है। तो क्या सरफेस क्लोज सरफेस है ना। अब ध्यान दीजिएगा, क्या इसके अंदर चार्ज मौजूद है? ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है, अप्लाई गॉस लॉ। तो हमारे गॉस लॉ हमेशा गॉसियन सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस चार्ज को एक ऐसा सरफेस हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक ऐसा सरफेस बनाएंगे जो इस पूरे चार्ज को क्या कर दे, क्लोज कर दे। क्या करे, क्लोज कर दे, क्योंकि गॉसियन सरफेस किसके लिए एप्लीकेबल है, क्लोज सरफेस के लिए। तो हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है, उस पॉइंट से गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देना है। क्या करना है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देना है। अब ये गॉसियन सरफेस कैसा सरफेस होगा, तो इस स्फेरिकल बॉडी को अगर वो कवर करना है तो एक इससे बड़ा स्फीयर बनाना पड़ेगा, यानी गॉसियन सरफेस जो बनेगा वो भी कैसा होगा, स्फेरिकल बॉडी होगा। क्या होगा, स्फेरिकल बॉडी होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से ड्रॉ करेंगे एक गॉसियन सरफेस जो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। बात समझ आ गई? तो फर्स्ट पॉइंट, बॉडी क्लोज था या नहीं। दूसरा पॉइंट, जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कहा है, हम ड्रॉ करेंगे गॉसियन सरफेस। क्या ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस कैसा होगा, तो बस जो बॉडी आपको दिया गया है उस बॉडी को क्या करना है, आपको इनक्लोज कर देना है। तो स्फेरिकल बॉडी को अगर हमको इनक्लोज करना है तो बाहर से स्फेरिकल बड़ा स्फीयर बनाना पड़ेगा। तो जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कहा गया है उसी पॉइंट को लेकर आप क्या बना देना है, जिस स्फीयर को आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी स्फीयर के सेंटर और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को लेकर क्या ड्रॉ कर देंगे, हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे। बात क्लियर है? चलिए, गॉसियन सरफेस हमारा बन गया, जो कितने डिस्टेंस पे था, r डिस्टेंस पे आपको दिया हुआ था। अगर बात करें तो इसकी रेडियस आपको दिया हुआ है कैपिटल R दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, कैपिटल R। अब हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अप्लाई क्या करना है, गॉस लॉ, ठीक है ना। चलिए, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, तो हमारे पास फॉर्मूला कौन है, E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन, आप समझ कैसे फॉर्मूला को यूज करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन होगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ E डॉट डी एस क्यू, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे E डॉट डी एस है ना। तो चलिए इसको ड्राइव करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डी एस डॉट प्रोडक्ट ऑफ कॉस थीटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना? ध्यान दीजिए,
ds cos थीटा आया। क्या आया? cos थीटा। मतलब ये थीटा का क्या था? तो हम बताते थे थीटा का क्या, थीटा क्या था? तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया के बीच का एंगल था। ठीक है ना? तो चेक करते हैं कि जिस पॉइंट पे मान लीजिए हमको निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, गौर करते हैं इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए, रहेगा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा? जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्लस चार्ज है तो। इसके एरिया का डायरेक्शन खुद देख सकते हैं आप, सरफेस के वजह क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या एरिया भी इसी डायरेक्शन में आएगी? बताइए दोनों के बीच का थीटा क्या आपको 0 डिग्री दिख रहा है? अगर 0 डिग्री दिख रहा है तो बताइए cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। यानी हमारे पास यहां से आ गया ई डी एस क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि cos 0 इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। बात क्लियर है? समझ में आ रही है? अब ध्यान दीजिए, हमें तो थीटा का वैल्यू नहीं दिया, अब क्या चेक करना है कि इस वैल्यू में ई डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट में हमको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन समझ लीजिएगा। अगर इंटीग्रेशन करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां से यहां डिस्टेंस क्या है? आर। अगर यहां से यहां डिस्टेंस आर, यहां से यहां क्या, हर एक पॉइंट पर डिस्टेंस क्या आर ही आ रहा है। अगर डिस्टेंस सेम है पॉइंट का तो क्या उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर आर डिस्टेंस पे क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्या ये वैल्यू कांस्टेंट है? तो कांस्टेंट का रेफरेंस इंडिकेशन होता है नहीं ना, क्या करेंगे उसको हम बाहर कर लेंगे। तो अगर हम बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा ये डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही है? अब समझिएगा ई डीएस क्या है? सरफेस एरिया। समझिएगा ये क्या, हम इस एरिया की बात करें डीएस, अगर इस पूरे एरिया की हम बात करेंगे तो बताइएगा ध्यान से, क्या ये छोटे छोटे एरिया जब मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये स्फीयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये फुल्ली स्फीयर बन जाएगा। तो क्या इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या पूरे सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर पूरे सरफेस एरिया को कंसीडर करें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? ये सरफेस एरिया क्या होता है किसी भी स्फीयर का? तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब गौर कीजिएगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आर दो है आपके पास, एक स्मॉल आर दिख रहा है, कैपिटल आर दिख रहा है। और यहाँ पे क्या लेना है हमको? रेडियस लेना है। अब ये कौन सी रेडियस ले? तो ध्यान दीजिएगा गॉस लॉ हमेशा एप्लीकेबल है कैसे सरफेस के लिए? गॉसियन सरफेस के लिए। किसके लिए? गॉसियन सरफेस के लिए। तो हम जो यहाँ पे स्फीयर का जो रेडियस लेंगे वो हमेशा गॉसियन सरफेस का लेंगे। और इस क्वेश्चन में हम लोगों ने डेरिवेशन में गॉसियन सरफेस किसको माना है? ये हमारा गॉसियन सरफेस है। तो इसका मतलब हम यहाँ लेंगे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर क्यू इनक्लोज्ड। बताइए गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है? क्या क्यू है आप लोग को? तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? चलिए हमें क्या फाइंड करना था? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या E इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई डाउट? क्या करेंगे इसको हम रीअरेंज कर लेंगे। तो रीअरेंज करते हैं हम लोग, तो क्या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? अब बताइए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्या देता है हम लोग? क्या के जानते हैं? यानी यहां से E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ चुका है हमारा फॉर्मूला। किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो क्या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया? कोई दिक्कत है इसमें डेरिवेशन में? तो कुछ भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा डेरिवेशन में कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट पॉइंट जो आपको गौर करना है ये बॉडी कैसा है। दूसरा पॉइंट ध्यान देना है आपको कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें। जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसी पॉइंट को कंसीडर करते हुए उसी पॉइंट से क्या ड्रॉ कर देंगे? हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे। अब ये चेक करेंगे गॉसियन सरफेस कैसा होगा। तो कैसा होगा? तो देखेंगे सबसे पहले बॉडी हमारा कैसा है। जो भी बॉडी होगा उस बॉडी को इनक्लोज करने के लिए जैसा भी सरफेस बनाना होगा हम क्या कर देंगे? उसका सरफेस बना देंगे। अब ये रखा हुआ स्फेरिकल बॉडी, तो इसको कवर करने के लिए कैसा बॉडी? स्फेरिकल बॉडी। तो हम क्या ड्रॉ कर दिए? गॉसियन सरफेस स्फेरिकल ड्रॉ कर दिए। इसी पॉइंट को, जिस पॉइंट से हमें प्रीवियस स्फीयर बना हुआ था उसी पॉइंट को सेंटर मानकर हम जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां से ड्रॉ कर देंगे एक
गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिए, क्या गॉसियन सरफेस अंदर इनक्लोज हो गया। अब जब इनक्लोज हो गया तो मेरे पास तो फॉर्मूला पता है क्या, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा, हर एक पॉइंट डिस्टेंस कितना है, आर आर आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिए बाहर और डीएस है यहाँ पर, तो डीएस क्या, छोटे छोटे एरिया को अगर हम मिलाएंगे तो क्या स्फीयर बन जाएगा। तो एरिया का स्फीयर कितना होगा, 4πr²। और रही बात डीएस कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा पे हम कंसीडर करेंगे। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं गौर कीजिए उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है यहाँ से एरिया भी कहाँ है, बाहर की ओर है। बताइए ए और ई दोनों बीच में एंगल कितना दिख रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और cos थीटा cos 0 का वैल्यू 1। तो 1 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ईडीएस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अगर डीएस का वैल्यू पुट किए 4πr², क्योंकि इससे इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग क्रॉस सरफेस के लिए, तो 4πr² होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यार हम कौन सा लेंगे, तो गॉसियन सरफेस का ही रेडियस लेंगे, क्योंकि हमने जो कैलकुलेट किया है वो गॉसियन सरफेस को मान किया है और गॉस लॉ एप्लीकेबल है गॉसियन सरफेस के लिए। तो यहाँ से E इक्वल टू 4πr² हुआ और यहाँ से इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताइएगा क्यू इनक्लोज्ड मतलब सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज दिख रहा है आपको, क्यू दिखा हुआ है, तो यहाँ लिख दिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब रीअरेंज किए तो E इक्वल टू 4πr² क्यू अपॉन r² है, यानी E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन r²। इस फॉर्मूले को देखिए ध्यान से, क्या आपको लग रहा है फॉर्मूला पहले भी देखे हैं, तो देखें किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए किसी भी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था तो फॉर्मूला था E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन r²। मतलब कोई भी स्फीयर जो होता है वो कैसा बिहेव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के मामले में, एज ए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला स्फीयर के लिए सेम है जो फॉर्मूला किसके लिए था हमारा, पॉइंट चार्ज के लिए, यानी E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन r²। क्या किसको दिक्कत हो रही है डेरिवेशन में, होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जरूरी नहीं क्वेश्चन पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर ही हो, हाँ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर ही हो सकता है पॉइंट कहां दिया हुआ हो, सरफेस पे दिया हुआ हो। ध्यान दीजिएगा अगर पॉइंट आपको सरफेस पे दिया हुआ तो ध्यान दीजिएगा फिर से हम लोग बनाएंगे एक स्फीयर। कैसा स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जो कि कैसा है, सॉलिड है। हमें इस बार क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान दीजिएगा सेकंड बी में जो आपको डेरिवेशन पूछा जाएगा हो सकता है पॉइंट ऑन द स्फीयर, पॉइंट ऑन द स्फीयर। ध्यान दीजिएगा यहां पर अगर इसकी रेडियस आपको पता है कि इस स्फीयर की रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, क्या है, कैपिटल आर है। और आपको जो पॉइंट दिया गया है पी पॉइंट, इस बार कहां रखा गया है, सरफेस पर ही रख दिया गया है, सरफेस पर ही रख दिया गया है। तो फाइंड करना है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अगर इस पर चार्ज कितना है डिस्ट्रीब्यूटेड, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या कोई दिक्कत होगी किसी को डेरिवेशन में, नहीं ना। क्या करेंगे हम लोग, तो बस सेम चीज इस बार भी क्या करेंगे, वही चीज। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे कि बॉडी कैसा है, तो क्या दिख रहा है आपको, क्या स्फेरिकल बॉडी दिख रहा है, क्लोज सरफेस दिख रहा है। अगर स्फेरिकल बॉडी हमें दिख रहा है तो नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, देखेंगे कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या आपको दिख रहा है, पॉइंट पी दिख रहा है, इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर। अगर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हमारा प्रोसेस क्या था, तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उसी पॉइंट को पेरिफेरी मानते हुए क्या ड्रॉ कर देंगे, गॉसियन सरफेस। तो इस पॉइंट को सेंटर माने और इस पॉइंट को गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें तो सरफेस तो कहां चला गया, क्या सरफेस पर ही आएगा, गॉसियन बन गया। यानी गॉसियन सरफेस हमारा क्या यही सरफेस दिख रहा है आप लोग को, क्योंकि लाइन जो ड्रॉ किए हम गॉसियन बनाए हैं वो इसी सरफेस बन चुका है। यानी इस गॉसियन सरफेस की जो रेडियस होगी, क्या आपको लगता है कि ये रेडियस कैपिटल आर ही होगी, क्या किसी को डाउट नहीं है। अब ड्रॉ करिए तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, बस एक ही फॉर्मूला जो दिन रात चलती रहेगी, वो क्या चलेगी, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसका इंटीग्रल E डॉट डी एस क्या, E डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर फिर से क्या आया, cos थीटा, क्या आया, थीटा। बताइए ध्यान से कहां पे कंसीडर करेंगे, तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें, तो इस पॉइंट पर प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, और इसी पॉइंट पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो एरिया भी कहां, बाहर, क्या, थीटा। फिर से आपको 0 डिग्री, अगर फिर से 0 तो cos 0 का तो वैल्यू सबको पता है और 1 होता है।
यानी इंटीग्रेशन ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन, अब एप्सिलॉन नॉट, अगर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ चुका है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से आर डिस्टेंस पर सभी पॉइंट पे क्या सेम होंगे? तो क्या इंटीग्रेशन करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। टी एस क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बताइएगा ध्यान से, क्या फिर से निकालना पड़ेगा? तो बताइए, इंटीग्रेशन करेंगे सरफेस एरिया का, अगर इस छोटे से एरिया को पूरा छोटे छोटे को ऐड करते चले जाएंगे तो क्या पूरा टोटल एरिया किसके बराबर हो जाएगा? क्या स्क्वायर के ही बराबर हो जाएगा। अगर स्क्वायर का बराबर तो फॉर्मूला स्क्वायर का एरिया का तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब गौर कीजिए, आर किसका लेना है हमें? गॉसियन सरफेस का लेना है। किसका लेना है? गॉसियन का लेता है। बताइए गॉसियन सरफेस क्या इसी सरफेस के बराबर आ रहा है? तो बताइए जो रेडियस इस सरफेस का होगा क्या वही रेडियस गॉसियन सरफेस का भी होगा। यानी क्या फिर से कैपिटल आर स्क्वायर लिख दें? बताइए इस सरफेस जो है हमारे वहां पे कितना चार्ज इसके अंदर, क्या क्यू चार्ज ही आपको दिख रहा है? अगर क्यू चार्ज दिख रहा है तो क्या क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दें? क्या कुछ अलग आया? नहीं। क्या आया? ई इज इक्वल टू इसको अरेंज करें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब ए क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। क्या कोई डाउट? क्या हुआ इसमें? कुछ भी नहीं। जहां पे हम स्मॉल आर आ रहा था वहां पे क्या आ गया? सिर्फ कैपिटल आर, एंड कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कोई दिक्कत? रेडियस में कुछ भी नहीं करना है, बस जो पॉइंट हम बताए हैं उस पॉइंट को कंसीडर कीजिए। सारा का सारा गॉस लॉ का एप्लीकेशन ऐसे ही क्लियर होता चला जाएगा। क्लियर है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका? कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट जान लेते हैं, जरूरी नहीं है फिर से हमारा पॉइंट ऑन स्फीयर ही हो सकता है पॉइंट कहां चला जाए? स्फीयर के अंदर, मतलब इनसाइड द स्फीयर कोई पॉइंट रखा हुआ हो, अगर हमें कैलकुलेट करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अब जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे पॉइंट इनसाइड स्फीयर, मतलब हमें अब कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां? इनसाइड द स्फीयर, मतलब पॉइंट जो होगा वो कहां रखा रहेगा इस बार? इनसाइड द स्फीयर। तो ध्यान दीजिए, क्या स्फीयर बॉडी है? सॉलिड है। अगर ये नॉन कंडक्टिंग है मतलब चार्ज, क्या सभी पॉइंट पे चार्ज होंगे डिस्ट्रीब्यूटेड? अब ये चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सभी पॉइंट की डेंसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। मतलब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? यूनिफॉर्म है। इस बार पॉइंट जो हमें फाइंड करना वो कहाँ फाइंड करना है? पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। तो मान लेते हैं कि हमारे सेंटर से ये आर डिस्टेंस पर आपको क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी रेडियस क्या है हमारी? कैपिटल आर। चलिए कोई डाउट? चार्ज कितना रखा हुआ है? क्यू। मतलब इस बार गौर कीजिएगा, पॉइंट कहां आपका है? क्या स्फीयर के सरफेस के अंदर है? आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या तरीका? सेम। फर्स्ट पॉइंट स्फीयर, बॉडी कैसा है? स्फेरिकल दिख रहा है। किस पॉइंट प्लेट पे निकालना है? सरफेस के अंदर। क्या ड्रॉ करेंगे? गॉसियन सरफेस। किसके कारण? तो देखेंगे कि ये बॉडी इसका कैसा बॉडी है? स्फेरिकल बॉडी है। क्या वहां पे ड्रॉ करें हम? तो कैसा बनेगा? स्फेरिकल ही बनेगा। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से क्या ड्रॉ कर देंगे हम? एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे। क्या गॉसियन सरफेस बन चुका है? अब क्या करना है? बस बन चुका है तो क्या अप्लाई करना है? फॉर्मूला। क्या? ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला देखिए, ई डॉट डी एस क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको हम करेंगे तो सेम ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दीजिएगा क्या है? फिर से थीटा। गौर कीजिएगा, क्या बनाना इजी है? तो क्या इसके अंदर प्लस चार्ज रखा हुआ है? प्लस चार्ज है तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर। एरिया की बात करें तो इस सरफेस से एरिया भी क्या जाएगा? जस्ट बाहर की ओर। क्या थीटा फिर से आपको क्या दिख रहा है? 0 डिग्री और cos 3 0 का वैल्यू 1। क्या cos 3 0 1 हो जाएगा? यानी यहां से आपके पास आ गया ई डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? क्या ध्यान से? क्या फिर से सभी पॉइंट क्या सेम ही है? आर डिस्टेंस पर है। इसका मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से कांस्टेंट आएगा? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कर देंगे बाहर? क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बाहर कर दिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर हो चुका है तो ध्यान दीजिएगा, डी एस क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट नहीं ना?
अब क्या है यहाँ पे सरफेस एरिया, बताइए सरफेस एरिया किसका, तो फिर से गॉसियन सरफेस का। तो ध्यान दीजिएगा छोटा सा एरिया ये, तो छोटे छोटे को अगर मिलाते जाएगा पूरा एरिया निकल जाएगा। इसका मतलब इस पूरे एरिया कितना हो जाएगा, तो फिर से 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सा कैपिटल आर या स्मॉल आर, तो गौर कीजिए एरिया हमेशा किसका, तो गॉसियन सरफेस का। तो गॉसियन सरफेस क्या है, आर है, तो क्या यहां से फिर से हम लिखेंगे E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब गौर कीजिए इस फॉर्मूले में यहाँ पे आया क्यू इनक्लोज, मतलब चार्ज अंदर। तो अभी जब पॉइंट बाहर था तो टोटल का टोटल चार्ज सरफेस के अंदर आ गया था, यानी क्यू आ गया था, क्यू इनक्लोज। सरफेस पर था तब भी टोटल चार्ज क्यू ही आया था। इस बार पॉइंट कहां चला गया, सरफेस के अंदर। कि आपको लगता है कि हमें अब चार्ज कौन सा देखना है, क्यू इनक्लोज्ड। तो बताइए तो गॉसियन सरफेस के अंदर अब पूरा का पूरा चार्ज है कि कुछ पार्ट ऑफ चार्ज ही है। तो ध्यान दे रहे होंगे कि ये एक्सटर्नल पार्ट तो कहां चला गया, आउटसाइड गॉसियन सरफेस हो गया। क्या हो गया, गॉस आउटसाइड हो गया। तो क्या गॉसियन सरफेस आउटसाइड हो गया, तो क्या हम इस चार्ज को इंक्लूड करेंगे, तो नहीं। गॉस ने बताया था कि हमें कौन सा यूज करना है, क्लोज सरफेस के अंदर वाला चार्ज। तो ये चार्ज तो आउटसाइड हो गया, यानी इनसाइड नहीं रहा। तो अब हमें पता करना पड़ेगा ये इनसाइड चार्ज कितना होगा। तो क्या आपको लगता है कि इतना पूरा फुल बॉडी पे चार्ज क्यू था तो इस छोटे से पर क्यू होगा, तो नहीं, क्योंकि चार्ज क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अब हमें फाइंड करना पड़ेगा कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना था, कितना। तो कैसे बना है, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। जब भी आपको टोटल दिया हुआ हो उसके कुछ पार्ट का निकालना हो, चाहे मास निकालना हो, चाहे चार्ज निकालना हो, चाहे लेंथ निकाल, कुछ भी निकालना हो, हमेशा और हमेशा माइंड में रखिए क्या निकालना, हमको उसकी डेंसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे चार्ज है तो कैसे डेंसिटी निकालेंगे, चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। अब गौर कीजिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमें डेंसिटी निकालना पड़ेगा क्या, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आपको लोग वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हम पढ़ा चुके हैं, क्या पढ़ाए थे, डिस्ट्रीब्यूशन क्या पढ़ाए थे हम आप लोग को वहां पर डेंसिटी का फॉर्मूला। तो डेंसिटी था चार्ज अपॉन वॉल्यूम। क्या था, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, मतलब चार्ज डेंसिटी रो जो था वो था क्यू अपॉन वॉल्यूम। क्या था, क्यू अपॉन वॉल्यूम। अब समझिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। क्या है, यूनिफॉर्म है। मान लीजिए एक चाय है, चाय में चीनी डला हुआ है, ठीक है ना। अगर वो चीनी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, उसको हीट करने के बाद होता है ना, अब चाहे 1 चम्मच उठाए, 2 चम्मच उठाए, या नीचे से उठाए, ऊपर से उठाए, क्या सभी पॉइंट पे मिठास क्या सेम ही रहेगी। अगर सेम रहेगी क्योंकि वहां डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म। क्या यहाँ भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या सभी पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही होगा, क्या डेंसिटी सेम ही होगा ना। तो ध्यान दीजिए हम निकालते हैं डेंसिटी किसका, डेंसिटी ऑफ ग्रेटर रेडियस एंड डेंसिटी ऑफ स्मॉलर रेडियस। क्या दोनों सेम होना चाहिए, चाहे इसका डेंसिटी निकाले या होल का डेंसिटी निकाले, क्या सेम ही आएगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो ध्यान दीजिएगा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या सिग्मा चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो बताइए टोटल अगर रेडियस कैपिटल आ लेगा तो क्या ये पूरा फुल का फुल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फुल स्क्वायर पे चार्ज कितना दिया हुआ क्यू है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू विदाउट वॉल्यूम स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यू। अगर हम निकाले स्मॉल रेडियस के लिए तो स्मॉल से 10 स्फीयर कैसा छोटा, क्या इसका चार्ज निकालना है, तो हम क्या मानते हैं कि इसके अंदर चार्ज कितना है, क्यू डैश है। तो जल्दी देते हैं हम लोग क्यू डैश विदाउट। अब बताइए क्या निकालना है, वॉल्यूम। बताइए स्मॉलर सरफेस का वॉल्यूम रेडियस क्या है, आर है। तो क्या फिर से 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू विदाउट। क्या 4/3 पाई खत्म, क्या कैलकुलेट करना है हमें, तो चार्ज निकालना है क्यू डैश। तो क्यू डैश कितना होता है आपके पास, सोचिए। तो ध्यान दीजिए कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो क्या आएगा हमारे पास फॉर्मूला। तो क्यू डैश को गौर करें तो क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू इंटू स्मॉल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू। ठीक है, तो क्या चार्ज कैलकुलेट कर लिए। अगर हम चार्ज कैलकुलेट कर चुके हैं तो किसका वैल्यू हम इसको चार्ज में पुट कर देंगे। अगर वैल्यू हम इसका पुट करने जाएं तो E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर और क्या हो गया
क्यू इंटू स्मॉल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू। क्या कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ध्यान से, क्या हम E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, क्या हम इसको इधर कर दें तो 1/4 पाई 1, सॉरी यहाँ एप्सिलॉन छूट गया हमारा, एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई, क्या एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट लिख दें हम, इनटू क्या बचा हमारे पास 4 के बाद क्या बचता है, Q इंटू स्मॉल आर क्यू, Q इंटू स्मॉल आर क्यू, और नीचे क्या बचता है हमारे पास आर क्यू इंटू आर स्क्वायर। कोई डाउट नहीं ना? ध्यान दीजिए, है ये से ये गया, क्या बचा हमारे पास ई, बताइए कैसे के लिख दें हम, के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यू। क्या फॉर्मूला तैयार हो गया? यानी इनसाइड द स्फीयर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यू। मतलब स्मॉल आर बोले तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। बात क्लियर है? एनी डाउट? तो इस तरह से हमारा डेरिवेशन क्यों कंप्लीट होता है, और इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन का आपको लिंक हमारे मिल जाएगा आपको, जहां पे डिटेल्स में जाके आप उस लिंक पे क्लिक करके आप पूरा का पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इसको आप फिर से लिख सकते हैं। ठीक है ना? बाकी लिखने की बात छोड़िए, क्या आपको ये डेरिवेशन पूरी समझ में आना चाहिए? ठीक है ना? कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना? बस डेरिवेशन में कुछ नहीं करना है आपको, जो हम बताए हैं बस वही करना है। क्या देखना है, पहले बॉडी कैसा है, उस पर क्या देखना है, किस पर निकालना है, जिस पर निकालना है उसी पे क्या करना है, गॉसियन पे ड्रॉ करना है। अब गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए तो डिपेंड करेगा आपका गिवन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्फेरिकल बॉडी दिया हुआ है, उसको कवर करने के लिए हमको स्फेरिकल सरफेस बनाना पड़ेगा। तो क्या बन गया, स्फेरिकल बॉडी बन गया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हो गया। अब कुछ नहीं, E डॉट ds cos थीटा आंख मूंद के याद करना है और उसी को यूज करते रहना है। cos थीटा का वैल्यू निकाल देना है आपको। E ds मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्या आप बताओ बच्चा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको यूज करना है आपको मैथमेटिक्स। कैसे निकाल सरफेस एरिया, सरफेस निकाल के क्यू इन क्लोज करके आप सॉल्व कर देंगे, वैल्यू निकल के तैयार हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये हमारा पूरा तीनों का तीनों डेरिवेशन है। अगर हम इसके शॉर्ट टर्म फॉर्मूला को ध्यान दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक आया हमारा, आउटसाइड के लिए क्या आया, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर आया। अगर हम सरफेस की बात करें तो आया के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। फिर ध्यान दें, अगर हम कैलकुलेट करें क्या इनसाइड द स्फीयर तो आया के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर स्क्वायर। अब इन तीनों का ग्राफ आपको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे ग्राफ किसका वेरी कहाँ करता है। बात समझ में आ रही है? किस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, यहाँ सब समझ में आ रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। कोई डाउट? कोई एनी क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, चलिए तो अब हम लोग ध्यान देंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि इसके कारण क्या ग्राफ कैसे वेरी करेगा। और ये तो हमारा कैसा था, स्फेरिकल बॉडी कैसा था, नॉन कंडक्टिंग था और सॉलिड था। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो क्या होगा उसके साथ, और अगर ये हॉलो स्फीयर होगा तो कैसे। वो डेरिवेशन काफी इजी है। अगर ये तीनों क्लियर है तो उसमें कुछ नहीं करना, हम सिर्फ आपको ट्रिक देंगे, समझाएंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। बाकी सेम आप खुद कर सकते हैं। ओके, रेस्ट फॉर नेक्स्ट क्लास। ओके।